Good morning everyone. Myself Mohit, student of class 12 science from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Tatarpur, East Murad. Today I am here to present my science model. The name of my model is Bio-CNG production from biogas. जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा देश एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, वह है एयर पोल्यूशन। तो हमारे देश इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने सीएनजी का प्रोडक्शन किया। इस सीएनजी का प्रोडक्शन करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में अभी इतना नहीं बचा है। इसके लिए हमारे देश ने एक ऐसे बायोफ्यूल को यूज किया जिसका नाम बायो सीएनजी है। इसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसी भी फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बायोवेस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में अभी बहुत अधिक है। तो मैंने जो ये मॉडल बनाया है वो बायो सीएनजी की अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया है। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा। हम डिफरेंट इंडस्ट्री एरिया से और मार्केट से वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल में लोड करवाकर फूड वेस्ट मिक्सिंग यूनिट तक पहुंचाएंगे। फिर उसको वहां पर चॉप किया जाएगा, फिर उसको एक कंटेनर में डाल देंगे, फिर उसको बायोगैस प्लांट में डालेंगे और उसमें स्लरी ऐड करवाएंगे जिसमें मिथोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये बैक्टीरिया अभी बायो एनारोबिक कंडीशन में होते हैं। उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है। अगर हम इसको सीधे इम्प्योर मीथेन गैस को बायोफ्यूल यूज करते हैं तो हमारे इंजन खराब हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम उसे प्यूरिफिकेशन सेंटर में भेजते हैं, जहां पर वह 92 से 98% पूरी तरह से प्योर की जाएगी और फिर उसको गैस पाइपलाइन द्वारा आगे भेजकर उसको कंप्रेसर यूनिट में 20 या 25 एमपीए प्रेशर के साथ सिलेंडर्स में फिलिंग की जाएगी। फिर उसको डिस्पेंसिंग यूनिट में भेज दिया जाएगा। और जो बायो सीएनजी है उसको हम स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। फिर उसको जो हमारा जो बायोगैस प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है उसको हम मैन्यूर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। सबसे पहले जितनी अमाउंट ऑफ CO2 बायो सीएनजी के प्रोडक्शन में बर्न करने के लिए जरूरी होती है, उतनी ही अमाउंट ऑफ CO2 बायोमास के प्रोडक्शन में जरूरी होती है। इसलिए हम यहाँ पर कार्बन को न्यूट्रल कर रहे हैं। दूसरा, बायो सीएनजी से जो गीले कचरे जो सोइल पोल्यूशन होता है उसको हम कई गुना खत्म कर सकते हैं। तीसरा, बायो सीएनजी से जो एयर पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्या को भी हम खत्म कर सकते हैं। चौथा, बायो सीएनजी के प्रोडक्शन प्लांट से हम रोजगार जैसी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाकर बेरोजगारी को कई गुना खत्म कर सकते हैं। और हमारे देश में एट प्रेजेंट अभी 17 बायो सीएनजी प्लांट ऑपरेशनल है। थैंक यू सो मच। Good morning to all. I am Saurabh from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Travdi. I am here to present you a model on the topic health, hygiene and cleanliness. This is a simple device which we can use to purify the water or improve its quality at molecular level. It is based on the principle of molecular symmetry and shape of water molecules. Historically, the scientist Emoto Masaru used a water droplet to show that certain frequencies also affect the shape and molecular structure of water. Similar principle we will use here. This model consists of a speaker which is taken from the old radio set. This is amplifier which is taken from old telephone, and it is also equipped with battery which make it portable. Here is a water vessel attached on the top of speaker. Now we will provide input to it and with a certain audio frequency signal so that the speaker will vibrate at a certain frequency. The speaker will vibrate the vessel and the vessel will transfer its vibration to water molecules. Hence the structure of water molecule will change. Let me show you. As you can see here, the speaker is vibrating and the vibrations are transferred to the water molecules. Hence there are creation of nodes and antinodes in the bulk. So water molecules are put in constraint to stay in nodes rather than antinodes. After some time the molecules will be in equilibrium at some positions. Hence the molecule structure of water is now changed from the previous one. You can also see that at different frequencies the structure is different. Hence we can control the properties of water, through which we can enhance our healthcare systems and even through the world. Water can be used in multi-purpose medicines as we can control its structure. In biochemistry also we study that what structure matters mostly in chemical compounds.
to make the medicine generally, if you take an example. So this is my model. नमस्ते, मैं हूं अभय फ्रॉम क्लास +2 नॉन मेडिकल। आज मैं आपके सामने अपना मॉडल लेके आया हूं, मूविंग टेबल। आइए हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। हमने इसमें एक AT Mega 328P की इंटीग्रेटेड चिप यूज़ की है, जिसको हमने आर्डिनो से प्रोग्राम फीड किया है। आर्डिनो में प्रोग्राम जो हमने फीड किया वो एक मूविंग कार का किया, उसके ऊपर हमने एक टेबल अटैच किया है। इसके बाद हमने इंटीग्रेटेड चिप के बाद हमने एक मोटर शील्ड इसमें यूज़ किया। मोटर शील्ड जो है TT गियर मोटर्स को सिग्नल सेंड करेगी आर्डिनो से लेके, और जिससे मोटर्स जो हैं वर्किंग परफॉर्म करेंगी। उसके बाद हमने एक SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया है जो इसको बेसिकली कंट्रोल करेगी, और हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी ली है और 2 लिथियम आयन बैटरी लिए हैं 3.5 वोल्ट ईच। उसके बाद हमने एक स्विच यूज़ किया और जंपर वायर्स का यूज़ किया इसको कनेक्ट करने में। उसके बाद हमने एक कैमरा यूज़ किया है, जिसमें हमने फ़ोन का कैमरा यूज़ किया है, जिसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसके थ्रू वर्किंग करेंगे। तो आइए अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। तो आइए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। फर्स्ट यूज इज टू अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन वेटर एंड डाइनर इन होटल्स। वेटर और डाइनर के बीच में कॉन्टैक्ट को ये रिड्यूस करता है, और इससे हम प्रॉपर हाइजीनिक खाना सर्व कर सकते हैं। टू सर्व इन हॉस्पिटल्स टू द क्वारंटाइन पेशेंट्स। हॉस्पिटल में जो क्वारंटाइन किए गए पेशेंट्स हैं उनको हम इससे प्रॉपर हाइजीनिक खाना और मेडिसिन सर्व कर सकते हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड एज सिक्योरिटी कैमराज इन होम्स एंड एज वेल एज रेस्टोरेंट्स। अगर हम इसको यूज करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स या होम्स में, तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा की तरह भी ये वर्क करेगा। उसके बाद हम इसको बच्चों को भी खेलने के लिए दे सकते हैं। इट इज यूज्ड आल्सो एज प्लेइंग फॉर चिल्ड्रन। इफ वी यूज देम इन होटल्स इन प्लेस ऑफ वेटर्स, देन एफिशिएंसी विल बी मोर। ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी होगी और लेस से लेस कॉस्ट होगी और कम से कम एक्सपेंडिचर होएगा। सर्विंग विद बेस्ट मीन्स अ हाइजीनिक सर्विंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम अवतार सिंह फ्रॉम G बड़ागुड़ा। मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने जो मॉडल बनाया है उसका नाम स्मार्ट जैक है, जो कि जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आता है। पहले यह जैक है जो कि जो है वजन में भी हैवी होने के कारण इसको हम कैरी नहीं करते और इसको ऐसे चलाया जाता है। और उसके बाद हैवी ड्यूटी जैक आई, यह भी वजन में हैवी है और इसको ऐसे चलाया जाता है। इसको भी हम वजन के कारण कैरी नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो जैक है, यह जैक गाड़ी के नीचे लगता है, जो कि इससे हमें हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और इसको नीचे लेट कर सिलाया जाता है। और जो हमने जैक बनाया है इसको गाड़ी के नीचे लगाया जाता है एक्सल में, और गाड़ी को बैक कर देते हैं तो गाड़ी का हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इसीलिए हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए पार्किंग में जाना पड़ेगा। कर दिया और अब गाड़ी को ब्रेक किया जाएगा और ये गाड़ी उठ जाएगी। चलो सारी ब्रेक करो। और ये देखो ये गाड़ी इसके ऊपर जैक के ऊपर खड़ी हो गई है, और ये टायर को फ्री कर ये देखो ये टायर फ्री हो गया है, और आप इसे कहीं भी आसानी से चेंज कर सकते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत करने की लोड़ नहीं है। और ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आसान है। इससे आप गाड़ी को बढ़िया तरीके से कहीं पर भी टायर चेंज कर सकते हैं। इससे हम आसानी से उतार भी सकते हैं और ये गाड़ी आपकी नहीं चलती। और इस जैक का हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने, हम इस जैक को आसानी से लगा सकते हैं। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी इस जैक को लगा सकते हैं और इसको
लगाते समय कोई परेशानी नहीं आती और इसका वजन भी कम से कम 1.5 किलो है और इसकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में गाड़ी में ऐसा जैकअप पाया जाएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे मॉडल का थीम मैथमेटिक्स एंड कोविड-19 है। मैंने अपने मॉडल में ये बताने की कोशिश किया हूँ कि मैथ का मतलब केवल कॉपी में प्रॉब्लम सोल्व करना ही नहीं है। मैथ साइंस के अदर ब्रांचेस के साथ मिलकर सोशल प्रॉब्लम को भी सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों एक छोटा सा वायरस कोविड-19 इतना फैल चुका था कि एक आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा राजनेता भी यही सोचने पर विवश था कि आगे क्या होने वाला है, वो कैसे कंट्रोल हो। परंतु उस अंधकार की स्थिति में भी मैथमेटिक्स ने हमें बहुत साथ दिया और उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाया। जैसा कि सबसे पहले मैथमेटिशियन ने डाटा कलेक्ट किया कि केसेस किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। हमने यहाँ इटली का डाटा लिया है। 23 फरवरी को यहाँ 11 केसेस है, 26 फरवरी को 22 केसेस है, 29 फरवरी को 47 केसेस हो गए। मतलब इस पूरे डाटा को हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें ये मिलेगा कि जो हर 3 दिन के बाद नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस है वो डबल हो जा रहे हैं। मीन्स अगर इस डाटा के बेस पर जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस प्रकार का कर्व मिलेगा, जो कि मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। और अगर हम ये मान लें कि इनिशियली 500 इन्फेक्टेड केसेस है तो वो 3 दिन के बाद 1000 हो जाएगा और अगले 3 दिन के बाद 2000। मीन्स केवल और केवल 11 डबलिंग टाइम्स में 33 दिन के अंदर 1 मिलियन केस हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा चुनौती का विषय हो जाएगा और वो आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। तो अगर हम ये मान लें कि किसी देश के पास 1 मिलियन बेड्स है और जब 2-3 दिन के बाद जब केसेस 2 मिलियन हो जाएंगे तो उस देश को समस्या को समझने में और उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी और चारों तरफ त्राही हो जाएगा और वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारा कर्व था ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा था। P is equal to P naught e की पावर kt, where P is equal to total infected after time t, P naught initially infected, K is equal to exponential growth और decay rate, T is equal to time E Eilers number। तो हमने ये देखा कि पिछले जितने भी पेंडेमिक हुए उसमें केसेस हाई रेट से इंक्रीज तो करते हैं एक्सपोनेंशियली, बट वापस वो डिक्रीज भी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ समय बाद अनइन्फेक्टेड डोज नहीं मिल पाते, ट्रांसमिशन मीडियम, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, अदर फैक्टर की कमी की वजह से वो डिक्रीज होकर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ले लेते हैं। बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसको दिखाने के लिए मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, इसके माध्यम से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ ये दिखाने का कोशिश किया है कि जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे जब हमने देखा कि कंची की चारों तरफ आने की प्रोबेबिलिटी सेम थी, बट जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके पीक पर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और वहां पे भी वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लेता है। जैसा कि ये रहा, यहाँ ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है। फिर हमने ये देखा कि ये जो हमारा कर्व था एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, तो अगर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करे और पीक पर चला जाए तो ये हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिमिट से बियॉन्ड हो जाएगा और उसको कंट्रोल कर पाना एक चुनौती का विषय हो जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? तो इस समय भी मैथमेटिक्स ने हमें बहुत ज्यादा साथ दिया। अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो ये एक सिमेट्रिकल कर्व है। इसके पीक पर मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करते हैं। तो अगर इस कर्व के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बढ़ा दे, थोड़ा सा इस कर्व को हम फ्लैट कर दे, तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस तो उतने ही रहेंगे, परंतु हमें टाइम मिल जाएगा और हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे और वो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिमिट के अंदर हो जाएगा। तो हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी सरकार ने मैथ्स के इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए काफी रणनीतियां बनाई और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाने में काफी हेल्प मिली। जैसा कि प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजेशन, मास्क, देश और दुनिया में जगह जगह पर लगाए गए लॉकडाउन। अब हम मास्क भी कपड़े का ही क्यों इस्तेमाल करें? हमने ये देखा कि हम कांच का या प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज करें। हमें ये पता लगा कि जो कोरोना वायरस का साइज है उसका 125 नैनोमीटर होता है, ये भी हमें मैथ नहीं बताया। और जो हमारे कपड़े का साइज होता है इसके डायमीटर से वो कोरोना वायरस नहीं निकल पाएगा। तो इसमें भी मैथमेटिक्स ने बहुत साथ दिया कि हमें कपड़े का मास्क यूज करना चाहिए।
अब हम ये देखें कि लॉकडाउन में कितना और कब लगाना है, ये भी मैथमेटिक्स पे ही निर्भर करता था। हमने जब कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया तो केस डिक्रीज तो कर रहे थे, बट अगर हम एकदम से लॉकडाउन को खोल दे, ओपन कर दे, तो काफी हाई रेट से इंक्रीज होकर वो पीक पर चला जाएगा, और जो कि फिर से लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर भी कितना मेंटेन रखना है, ये भी मैथमेटिक्स पे ही निर्भर करता था। जब हम ये देख रहे हैं कि 0.8 सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर रखे तो ये कर्व पीक पर चला गया, और जैसे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर हम कम करते जा रहे हैं वैसे ये कर्व फ्लैट होता जा रहा है, मीन्स केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर मीन सोशल मिक्सिंग, जितना ज्यादा मिक्सिंग होगा उतना ही ज्यादा केस बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा केस डिक्रीज होगा और वो कर्व फ्लैट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि मैथमेटिक्स ने हमें प्रॉब्लम को समझने में, उसका फ्यूचर में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम मैथ्स की हेल्प से हम कोई ऐसा यंत्र दे सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई पैंडेमिक हुए तो उससे हमें हेल्प मिले। तो इसके लिए मैंने एक अपना इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कोरोना वायरस के टाइम पे कि सभी लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई थी कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा केसेस फैल रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको अंदर ना आने दिया जाए। परंतु वो भी हमारे लोग थे, उन्हें हम रोक तो नहीं सकते। तो उनको तो कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उन्हें क्वारंटाइन किया, टेस्टिंग की, और उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला हमें केसेस को रोकने में। परंतु जो उनके साथ लगेज आते थे उनमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी तो फैल सकता है। तो उसके लिए देखिए हमें मैथ ने कैसे हेल्प किया। अगर हम ये मान लें कि ये हमने देखा है कि मैथमेटिक्स में इलिप्टिकल शेप होता है, इसका ये प्रॉपर्टी है कि इसके एक फोकस से अगर हम जो रे पास करते तो देखिए दूसरे फोकस पे जाके वो कॉन्सेंट्रेट होता है। तो अगर हम एयरपोर्ट पे ऐसा ही शेप का इलिप्टिकल चैम्बर बना ले तो हमें जो आगे कोई भी पैंडेमिक होगा उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसा कि अगर हम एयरपोर्ट पे ऐसा चैम्बर बना लेंगे और एक फोकस से यूवी रेज की लाइट रेज पास करे और दूसरे फोकस पे जाके वो स्ट्राइक होगा, और इसके लेटर के माध्यम से अगर हम किसी भी लगेज को पास करेंगे तो उसको बिना टच किए यूवी रेज की किरणें जब उस पर स्ट्राइक करेंगी तो बैक्टीरिया को किल कर देगी। हमें पता है कि यूवी रेज का ये एक प्रॉपर्टी होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और वो बैक्टीरिया को किल करने में काफी हेल्प करती है। हमने ये देखा कि, और हाँ, इसको हम कहीं से भी करेंगे, जहां से भी हम करेंगे तो ये फोकस पे, देखिए इधर से भी कर रहे तो ये फोकस पे आ रहे हैं, तो इससे हमें आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो बस मैंने अपने मॉडल में ये दिखाने का कोशिश किया है कि मैथ का मतलब केवल कॉपी में प्रॉब्लम सोल्व करना ही नहीं है, ये कैसे हमें सोशल प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत हेल्प करता है। और हाँ, इसको हम अपने छोटे से लेवल पे भी यूज कर सकते हैं घरों में। जैसा कि हम बाहर से कहीं से आते हैं तो हम खुद को तो सैनिटाइज कर लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं या नहा लेते हैं, जिससे कि हम खुद डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। परंतु जो हमारे साथ लगेज आते हैं जैसे कि मोबाइल हो गया या पर्स हो गया या अदर कोई भी मटेरियल जब हम लाते हैं उसको अगर हम एक फोकस पे रख दें और दूसरी फोकस से यूवी रेज अगर हम पास करवाए तो ये हमें छोटे लेवल पे भी, देखिए कैसे ये मोबाइल पे जाके यूवी रेज स्ट्राइक कर रहे हैं और उस बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। Is technology really ruining your life? Well, this is the question that has been asked by people for many years. I'll give you this question answer in the end. Good morning everyone, my name is Punita and I'm from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Today I'm going to deliver a speech on implementation of science and technology in our daily life. Here's the stuff that I'm going to deliver you. First of all, we have introduction. Well, I don't think in present science and technology needs any introduction. Let me tell you why. The revolution of science is like boon to human beings. It helps us to know about the world in which we are living and activities what we are doing. The role of science and technology is indispensable to the modern world. Furthermore, the development of technology along with the advancement in science help revolutionize various fields such as medicine, agriculture, education and many more. Let's discuss science and technology in our daily life. Our day starts with alarm clock, then we made a tea or coffee with our machine, then we made toaster or something else with the help of microwave, we clean our house with the help of vacuum cleaner, then we go school, office or maybe college with the help of car, bus or scooter. In office we use the laptops
or directly or indirectly, we use science and technology for our purpose. Also, in this pandemic, our school is also digital. By this, at the end, we fall asleep using our mobile phones. Let's see its advantages. Science and technology makes our life easy, faster, and more comfortable. Everything seems possible with the help of science and technology. It connects us to the world through transportation and social media. It saves our life with medicines and with advanced surgical methods. It plays a major role in healthcare and commercial sector also. Our essential are from chemistry. We can travel from country to country. We are sending our robots and lander robots to many other planets. Isn't it amazing? And most important, during this pandemic, all our studies and most of all our work is done with the help of technology. Let's discuss its disadvantages. How social media making us unsocial and how connecting devices making us disconnect from our real world. We can easily see in these pictures. Mostly kids are affected by science and technology. They are losing their precious eyes as well as their lives. Just because they are not getting likes or views on social media, they are going in depression. And because of this depression, they commit suicide. Cell phones emits radiation which are harmful to us. Cell phones radiation are also harmful for a pregnant lady and her child. And not only humans but other creatures are also affected by this. From 1970 to 2017, we lose 2.9 billion birds. And that is a large amount. At the end, I am going to answer my question in the form of conclusion. Everything has both positive as well as negative aspects. Likewise, technology can be gift or curse to mankind. Then if parents are bringing their expensive mobile phone and data to their children, then it's their duty to look at their child's activity on mobile phone and take care of them. Be curious about the world because cell phones are nothing. Because cell phones are not everything, dude. Let human rule over science and technology, not vice versa. Try to use technology as a boon. I hope you are getting what I want to say and also getting the answer of my question. That is technology really running your life? If not, then in simple words, science and technology has both boons as well as banes. Try to use it as boons. Use them up to a proper limit when it's required. Then it will definitely act as boon to you.